हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 12 ध्वनि का अध्ययन का आगे का भाग देखेंगे। इसका एक भाग हम उपक्रम नंबर 2 में देख चुके हैं, जिसमें हम ध्वनि का परिभाषा, ध्वनि के उदाहरण, कंपन, दोलन, ध्वनि की निर्मिति कैसे होती है, उसका स्थानांतरण कैसे होते हैं, अच्छे से आकृति और उदाहरण द्वारा समझ चुके हैं। तो आप पाठ 12 शुरुआत करते समय उपक्रम 2 का जो भाग मैं लिखवाई हूँ आगे का, वह लिख लीजिए। फिर ये जो भाग समझा रही हूँ इसे लिखना ये बहुत ही ज़रूरी है आगे की कक्षाओं के लिए। और इसकी जो जानकारी है किताब में अधूरी दी हुई है, तो इसे अच्छे से पढ़ाया जा रहा है बाकायदा परिभाषा लिख के। तो आपको अच्छे से ये लिख कर नोट संभाल कर रखना है आने वाली कक्षाओं के लिए। तो चलो हम देखते हैं कि आज क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। हम देख रहे हैं, हम इससे पहले हम अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग देख चुके हैं। अनुप्रस्थ तरंग जो हमारा होता है, एक तरंग जो निर्मिति होती है, एक तरंग शीर्ष और एक तरंग पाद को मिलाने से अनुप्रस्थ तरंग का एक तरंग निर्मित होता है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। और अनुदैर्घ्य तरंग में एक संपीड़न और एक विरलन को मिलाने पर हमारा एक तरंग तैयार होता है। सी को हम पृष्ठ, टी को ट्रफ कहते हैं। तरंग शीर्ष और तरंग पाद। अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव होता है। अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। सी जो होता है वो कंप्रेशन होता है, संपीड़न कहते हैं। आर रेरिफिकेशन होता है, विरलन कहते हैं। और जो हमारे तरंग यहाँ गिने जाए तो सी से टी एक तरंग हुआ, सी से टी दो तरंग हुआ। तो यहाँ हम आकृति में देखें तो दो तरंग निर्मित है। और यहाँ सी से आर देखें तो एक तरंग है, फिर सी से आर देखें तो दो तरंग, सी से आर देखें तो तीन तरंग। यहाँ तीन तरंग का निर्मिति हुआ है। इन तरंगों पर आधारित महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है वो देखते हैं। वो सबसे पहला परिभाषा है आयाम या एम्पलीट्यूड, अंग्रेजी में कहते हैं। वो किसे कहते हैं तो माध्य स्थिति के सापेक्ष में, ये तरंग का हम देखते हैं माध्य बीन पोजीशन है। माध्य स्थिति के सापेक्ष तरंग जितना ऊंचा उठता है उस ऊंचाई को हम कहते हैं आयाम। तो किसी तरंग का माध्य स्थिति के सापेक्ष होने वाले महत्तम विस्थापन या ऊंचाई को आयाम कहते हैं। इसे ए द्वारा दर्शाते हैं। एसआई प्रणाली में ये एक प्रकार की ऊंचाई है, तो इसे मीटर से नापते हैं। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ क्या है, मतलब एक तरंग जो निर्मित हुई है तो एक तरंग की जो लंबाई होती है, अब वो लंबाई कहाँ से होती है, तरंग शीर्ष और तरंग पाद के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यहाँ पर संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी को जो एक तरंग निर्मित कर रहा है उसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो परिभाषा हम क्या देख रहे हैं, जैसे यहाँ मार्किंग किया हुआ है, ये हमारा तरंग दैर्घ्य है और ये हमारा आयाम है। किन्हीं दो क्रमिक संपीड़न तथा विरलन के बीच की दूरी, बीच की लंबाई को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। या किन्हीं दो क्रमिक तरंग शीर्ष तथा तरंग पाद के बीच की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा द्वारा दर्शाते हैं। ये उल्टा वाई दिखाई देता है। एसआई प्रणाली में इसकी इकाई मीटर होती है। अब हम तीसरा परिभाषा देख रहे हैं, दोलन काल, टाइम से टी अक्षर, कैपिटल टी अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। तो एक तरंग आपको मैंने समझा ना, सी से टी या सी से आर, सी से आर। तो ये एक तरंग पूर्ण करने के लिए जितना समय लगता है कंपित पिंड को, वो उस पिंड का दोलन काल कहलाता है। एक तरंग पूर्ण करने के लिए कंपित पिंड को जितना समय लगता है वह समय उस कंपित पिंड का दोलन काल कहलाता है। इसे टी द्वारा दर्शाते हैं। एसआई प्रणाली में इसकी इकाई सेकंड होते हैं। समय को हम सेकंड से नापते हैं। फिर अब लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट परिभाषा आ रहा है, चौथा, आवृत्ति या बारंबारता या फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तरंगों के जो है आकृति बनी है, तो इसमें आपको गिनती करना है। तो जैसे यहाँ पर एक सेकंड में एक तरंग निर्मित हुआ, यहाँ एक सेकंड में दो तरंग आप गिन सकते हैं ना, यहाँ से सी से टी, फिर सी से टी, दो तरंग। और यहाँ पर एक सेकंड में सी से टी एक, फिर सी से टी दो, फिर सी से टी तीन, फिर सी से टी चार। तो एक सेकंड में यहाँ चार तरंग निर्मित हो रहा है। यानी अलग अलग उदाहरण में हम देख रहे हैं कि एक ही समय या इकाई समय के लिए तरंगों की निर्मित होने की संख्या अलग अलग है। तो इकाई समय में निर्मित तरंगों की संख्या या होने वाला कंपन को हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं। इसे न्यू, अंग्रेजी ग्रीक का फिर एक वर्ड नया आ गया है, न्यू। ये हमारा बी की तरह थोड़ा सा मुड़ा होता है और एन यू बोलते हैं, म्यू नहीं बोलते हैं। एन यू, न्यू द्वारा दर्शाते हैं।
एसआई प्रणाली में न्यू की इकाई हर्ट्ज होती है और न्यू का सूत्र होता है 1/T, 1/2 काल, न्यू बराबर 1/T। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को इसको याद रखना है। और नेक्स्ट हम चलते हैं ध्वनि का वेग या वेलोसिटी। इकाई समय में वेलोसिटी वी, वेग के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इकाई समय में किसी पिंड में होने वाले विस्थापन को हम वेग कहते हैं। उसी से लगभग हम यहाँ मिलता जुलता लिखेंगे कि इकाई समय में जो पिंड में विस्थापन हो रहा था, यहाँ विस्थापन मतलब दूरी या लंबाई होती है, तो किसकी दूरी या लंबाई है? तरंग दैर्घ्य की, जो मतलब हमारे तरंगों की दूरी है। तरंगों की दूरी C2R हमने लैम्डा से दर्शाया। आकृति देखो, यही तरंग दैर्घ्य होता है तरंग की लंबाई। तो एक तरंग हमारा यहाँ C2T है, यहाँ एक तरंग हमारा C2R है। तो C2 को C से T तक हमने लैम्डा से दर्शाया है, C से R हमने लैम्डा से दर्शाया है। तो ये हो गई हमारी लंबाई। और अगर वो इकाई समय में तरंग, किसी भी तरंग की तय की गई लंबाई को उस पिंड का जो है वेग कहते हैं। तो इकाई समय में किसी एक तरंग किससे निर्मित हो रही है? C2T या C2R द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। तो वेग बराबर हो गया दूरी बटे समय। हम पहले भी पार्ट में पढ़ चुके हैं कि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी की जगह पर हम तरंग की लंबाई लिखेंगे, जिसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और यहाँ समय को, तरंग का समय को हम दोलन काल कहते हैं। तो वेग बराबर होगा तरंग दैर्घ्य बटे दोलन काल। इसको संकेत में डालेंगे तो वेग वेलोसिटी को v से दर्शाया, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दर्शाया, दोलन काल को t से। यहाँ सब संकेत दिया है। दोलन काल t से दर्शाते हैं और हमारा तरंग दैर्घ्य लैम्डा से दर्शाते। तो सूत्र बना v बराबर लैम्डा बटे टी। तो v बराबर लैम्डा गुणे 1/T। 1/T को अलग कर देते हैं, लैम्डा गुणे 1/T। तो 1/T देखा जाए तो हमारा न्यू है, आवृत्ति है, कंपन की आवृत्ति है कि इकाई समय कितने कंपन हो रहे हैं। तो लैम्डा गुणे 1/T, तो 1/T की जगह में न्यू डाल देंगे। तो लैम्डा जो हमारा v बराबर होगा लैम्डा गुणे न्यू। v बराबर लैम्डा गुणे न्यू नया सूत्र आ गया है, इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सवालों के लिए। अब इस तरह से हमने महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस पाठ के पढ़ लिए हैं, जो तरंगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी आधार पर विभिन्न प्रकार के ठोस, द्रव, गैसों में तरंग की निर्मित का जो ध्वनि का वेग कितना होता है उसका एक चार्ट पेज 129 में दिया है, वो आप लोगों को बना कर लेना है। तो इस तरह से इसको अच्छे से पढ़कर समझकर पेयर बुक में लिख लीजिए। थैंक यू।